साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं साथियों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे जो कि देश को 60-70 साल आज़ाद होने के बावजूद पहली बार ये एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हों की एक बड़े पोस्ट पर इनको जाने का मौका मिला। नहीं तो 60-70 साल देश आज़ाद होने के बाद भी कितने दुख की बात है कि हम किसी एक अच्छे या ऊंचे पोस्ट पर हमें जाने का अवसर ही नहीं दिया गया। आज़ाद होने के बाद भी हम आज़ाद नहीं हुए, ये बड़ी दुख की बात है। यही एक महापुरुष हैं जो कि उन्होंने शीर्ष पद पर पहुंच करके और हमको ऊंची पदों पर जाने का जो रास्ता खोला है। आज हम ऐसे महापुरुष को याद करेंगे साथियों, कि जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर और अपनी मेहनत के बल पर जो है कि हमारे बहुजन समाज को, दलित समाज को जो कि ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है। बल्कि इनके विषय में इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज हम बात करेंगे के.आर. नारायणन, जो सुप्रीम कोर्ट में दलित न्यायाधीश के लिए आवाज़ उठाई। यही वो एक शख्स हैं और यही एक हमारे दलित समाज से महापुरुष हैं जो कि इन्होंने हमको सुप्रीम कोर्ट, जो देश की उच्च न्यायालय है, उसमें हमको जज बनने का मौका देने के लिए सर्वप्रथम रास्ता खोलने वाले यही है। और यही सर्वप्रथम हमारे देश की 10वें राष्ट्रपति के रूप में उभर करके आए और इन्होंने ही एक दलित समाज के प्रथम जो है कि न्यायाधीश, उस राष्ट्रपति के रूप में इनको पहला मौका मिला। 60-70 साल बीत जाने के बाद भी जो है कि हमको उसी दबे कुचली जिंदगी में रहने के लिए विवश किया जाता रहा। हालांकि देश जो है आज़ाद हो चुका था, लेकिन इन्होंने जो है संघर्ष कर करके वहां तक पहुंचे और उन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में दलित समाज से जो है कि कोई न्यायाधीश उसमें नियुक्त हो, इन्होंने ही उस दरवाज़ा को खोला। के.आर. नारायण जी, और ये भी स्वयं राष्ट्रपति के पद पर जब पहुंचे तब नहीं, अगर राष्ट्रपति के पद पर ये ना पहुंचते और ना हमको, हमारे दलित समाज को कोई ऐसा उच्च पोस्ट मिलने का कोई मौका होता। इसलिए जितनी भी सराहना की जाए, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए। साथियों, इस पर हमें विचार करना चाहिए, ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए। अब आगे लिख रहे हैं, तब डॉक्टर के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.एस. आनंद के नियमानुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 10 न्यायविद उच्च न्यायालयों के कानून विशेषज्ञों का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन ने उस सूची को ध्यान से देखा। भारत की जो परंपरा रही है उसमें आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसी सूची पर अपनी मौन स्वीकृति दे देते थे, लेकिन नारायण जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को यह टिप्पणी लिखते हुए उस फाइल को लौटा दिया कि क्या इन 10 व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई योग्य न्यायाधीश नहीं है। देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार सकते में आ गई। न्यायालय में दलितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर बहस होने लगी। न्यायाधीश ए.एस. आनंद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से अवगत कराया। मामला गंभीर हो गया। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी को नकारने या फिर हल्के में लेने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार इस टिप्पणी ने सर्वोच्च न्यायालय में दलितों के प्रवेश का रास्ता खोला। यह डॉक्टर के.आर. नारायण के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके लिए यह बहुजन समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। साथियों की, जैसा मैंने पहले भी आपको विचार करके बताया कि यही एक महापुरुष थे कि जिन्होंने दलितों को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में कहा जाए में सर्वप्रथम उन दलितों को न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले रास्ता यही खोले थे, जबकि देश को 60-70 साल आज़ाद होने के बावजूद भी। इसलिए हमारा दलित समाज इनका ऋणी रहेगा। ये हमारे समाज के ऐसे महापुरुष थे कि जिनका हमारा समाज आभारी रहेगा। साथियों, याद करना चाहिए, और जब तक हम याद नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे के लिए मानेंगे नहीं। आगे फिर कभी लिखते हैं, यह एक तरह का भेदभाव ही है कि सरकारों द्वारा जितनी चर्चा भारत के अन्य राष्ट्रपतियों की होती है, डॉक्टर के.आर. नारायण की नहीं की जाती है। लेकिन यह सच्चाई है कि भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले महानुभावों में बहुत कम राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जितने संजीदा और विद्वान रहे हैं। के.आर. नारायण भारत के 10वें एवं दलित समाज से पहले राष्ट्रपति रहे हैं। के.आर. नारायण का पूरा नाम कोच्चेरिल रामन नारायणन था।
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान की ताकत ही थी कि पहली बार दलित समाज का एक व्यक्ति देश के शीर्ष पद पर पहुंच सका था। साथियों, याद करना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहेब के संविधान के ही बदौलत हमें ऐसा जाने के लिए मौका मिला। नहीं तो हम जैसे सदियों से पिसते आ रहे हैं, हम आज भी पिसते आते, फिर भी हमें भी पूर्ण रूप से पूरा मौका तो नहीं मिला है, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का दरवाजे खोल दिए गए हैं। आगे फिर लिख रहे हैं, डॉक्टर के आर नारायण का प्रारंभिक जीवन अनेक कठिनाइयों, निर्धनता और अभावों से भरा हुआ था, किंतु अपने धैर्य, विश्वास और संघर्ष के कारण उन्होंने हर बाधा पर जीत हासिल कर ली। उनके बचपन का नाम कोच्चिरिल राम नारायणन था। उनका जन्म केरल राज्य के पूर्व रियासत त्रवणकोर में कोट्टयम जिले में स्थित उझावुर गांव में 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था। उनके पिता का नाम रमन बैदन था। उनके पिता एवं दादा दोनों आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। समाज में उनके पिता की एक सम्मानित पहचान थी। हालांकि परिवार के सामने आर्थिक तंगी हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से उनके पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन नारायणन की प्रतिभा को देखते हुए उनकी मां, बहन और भाई ने उन्हें आगे पढ़ाने का निश्चय किया। 6 साल के होने पर नारायण का दाखिला गांव से 4 किलोमीटर दूर स्थित स्थानीय स्कूल में करवा दिया गया। हाई स्कूल में प्रवेश के समय यह दूरी बढ़कर 15 किलोमीटर हो गई। हाई स्कूल के लिए उन्होंने पुराविले गेड स्कूल में दाखिला लिया। परिवार के सामने आर्थिक अभाव तो था ही, जिसकी वजह से कई बार समय पर फीस जमा ना हो पाता था। एक बार निश्चित अवधि तक फीस जमा नहीं होने कर पाने की वजह से नारायणन को भरी क्लास में बेंच पर खड़ा कर दिया गया। अपमान और धनाभाव का यह दंश उन्हें हमेशा सालता रहा। हालांकि बाद में अपनी योग्यता के बल पर वह छात्रवृत्ति हासिल करने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि इस अपमानजनक स्थिति से निकलने का एकमात्र रास्ता उच्च शिक्षा हासिल कर आगे बढ़ना है। इस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। साथियों, जैसा कि इनके दुख को बयां किया जा रहा है कि किस तरीके से घर में तंगी और अभाव होने के कारण फीस नहीं जमा कर पाते थे। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को फीस देने के लिए अग्रसर है, लेकिन बच्चों ऐसे हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वो किसी दूसरे कामों में काम करने के लिए अपने मन को तो लगाते हैं, अपने शरीर को उसमें रुचि लेते हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ हमारे बहुजन समाज के बच्चे जो हैं अभी भी बहुत पीछे हैं। हालांकि हम पूरी तरीके से इनको निराश नहीं करते हैं। बहुत से भी सक्षम हैं और पढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है समाज, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से जिस हिसाब से होना चाहिए हमारी आबादी के अनुसार हमें हक हिस्सा जो बराबर मिलना चाहिए वो भी अभी तक कायम नहीं हुआ। अब वैसे ही महापुरुष हैं, किन किन कठिनाइयों को सहते हुए और शिक्षा को हासिल करके और कामयाबियों को हासिल किए हैं, हमें याद करना चाहिए और हमें जानना चाहिए। साथ ही आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, जब वो 11वीं में थे तो उनका रुझान साहित्य की ओर होने लगा। उस दौरान उन्होंने मलयाली भाषा में तमाम कविताएं लिखी जो वहाँ के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इन कविताओं की तारीफ मलयाली भाषा के प्रसिद्ध कवि ईवी कृष्णन पिल्ले ने भी की है। इस प्रोत्साहन से उत्साहित हो उनका मन साहित्य की ओर रमने लगा और उन्हें पुस्तकों को पढ़ने का शौक हो गया। सन 1945 में नारायणन ने त्रवणकोर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज तिरुवनंतपुरम से 60% अंकों के साथ अंग्रेजी ऑनर्स में बीए की परीक्षा पास की। इसी कॉलेज से 1948 में उन्होंने प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन से अंग्रेजी साहित्य में एमए पास किया। एमए पास करने के बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज में ही अंग्रेजी प्रवक्ता लेक्चरार पद के लिए आवेदन किया, लेकिन त्रवणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने नारायणन को प्रवक्ता की बजाय क्लर्क के पद पर काम करने को कहा। अय्यर के मन में तब जातीय दंभ था और यह देश की एक दलित आखिरकार प्रवक्ता कैसे हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि बताएं कि यही भावना तब भी थी। देश 60-70 साल आज़ाद हो जाने के बाद भी जातीय दंश हमारा जातीय पीछा नहीं छोड़ा, और यही मूल रूप से देखे जाते ये जाति का भेदभाव हमारे देश को ही कमज़ोर करता है। इस पर जो हमारे विचारक हैं, बुद्धिमान हैं, वो स्वयं सोच विचार करके देख लें कि विदेशों की भांति अगर हम अपने देश की तुलना करें तो एक जात ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारा देश विकासशील होने में जो है कि बहुत कमजोरी महसूस करता है। साथियों, विकसित नहीं हो पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये तब भी था और आज भी कहीं कहीं छिटपुट ऐसा देखने को मिल रहा है कि
हमें अब भी जात के रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वो इसी चीज़ को कवि दर्शा रहे हैं। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, स्वाभिमानी नारायणन ने क्लर्क की नौकरी लेने से साफ मना कर दिया और इसके ठीक बाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विरोधाभास बीए की डिग्री लेने से मना कर दिया। लेकिन 4 दशक बाद सन 1992 में भारत का उपराष्ट्रपति बनने पर उनके गृह राज्य केरल में केरल विश्वविद्यालय के उसी सीनेट में उनका जोरदार स्वागत किया गया। तब उन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली। उस दौरान तत्कालीन जातवादियों पर तंज कसते हुए के.आर. नारायण ने कहा, आज मुझे उन महापुरुषों के दर्शन नहीं हो रहे हैं जिन्होंने दलित होने के कारण इस विद्यालय में मुझे प्रवक्ता बनने से वंचित कर दिया था। हालांकि उन्होंने मुझे प्रवक्ता पद पर नहीं चुनकर अच्छा ही किया, क्योंकि तब शायद आज मुझे उपराष्ट्रपति बनने का सुनहरा अवसर नहीं मिलता और ना ही केरल राज्य को यह गौरव मिलता। मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जैसा कि याद किया जाए कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये जातीय दंश होने के कारण हालांकि बाद में वो अपनी मेहनत और बलबूते के बल पर जो है, अपनी शिक्षा के बल पर जो है उपराष्ट्रपति पद पर कायम हुए। उन्होंने यहाँ घोषणा तक भी कर दी थी कि मैं अपनी बीए की डिग्री नहीं लूँगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के पद पर होकर के और उसी विद्यालय में जब वो गए, उनका स्वागत हुआ और उनका स्वागत के साथ उनका सम्मान मिला, तब जा करके फिर वो पुनः अपनी बीए की डिग्री वहाँ से उन्होंने लिया। आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, सन 1848 में एमए करने और प्रवक्ता की नौकरी नहीं मिलने के बाद के.आर. नारायणन दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने गए। तब बाबा साहेब वायसराय की काउंसिल में श्रम विभाग के सदस्य थे। नारायणन की योग्यता को देखते हुए बाबा साहेब ने उन्हें दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग, जिसे अब विदेश विभाग कहा जाता है, में 250 रुपये प्रति माह पर सरकारी नौकरी दिलवा दी। लेकिन अपनी साहित्यिक रुचि के कारण के.आर. नारायण पत्रकार बनना चाहते थे, इसलिए बाद में उन्होंने यह नौकरी छोड़कर 100 रुपये प्रति माह वेतन पर साप्ताहिक पत्रिका इकोनॉमिक्स वीकली ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बतौर पत्रकार नौकरी ज्वाइन कर लिया। बाद के दिनों में डॉक्टर नारायण द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पत्रकार के रूप में जुड़े। उसी दौरान नारायणन का गांधी जी पर लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ, जिससे प्रसिद्ध पत्रकार के.एम. मुंशी सोशल वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए चले गए थे। मुंशी जी के नारायणन को इस सोशल वेलफेयर पत्र का लंदन संवाददाता बना दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र और विज्ञान विषय में 3 वर्ष का अध्ययन सिर्फ 2 वर्ष में प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन में पास किया। इन उपलब्धियों की वजह से भारत आने पर उन्हें सीधे भारतीय विदेश सेवा में स्थान दिया गया और संयुक्त सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति बर्मा की राजधानी रंगून में भारतीय उच्चायोग में हुई। यही उनकी मुलाकात सुश्री माननीय तिंत से हुई। 1950 में दोनों ने शादी कर ली और माननीय तिंत उषा नारायणन बन गई। राजनयिक के रूप में डॉक्टर नारायण टोक्यो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे। 1970 में वह चीन के राजदूत नियुक्त हुए। 1978 में रिटायर होने के बाद 3 जनवरी 1989 से 14 अक्टूबर 1980 तक वह देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे। इसी दौरान सन 1980 में सरकार ने उन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत बनाकर भेजा, जहां वह 1984 तक रहे। साथियों, इस महापुरुष ने एक जगह नहीं बल्कि तमाम सरकारी जगहों पर और तमाम ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, तमाम पदों पे रहे तो थोड़ा थोड़ा दिन तक ही, लेकिन जा करके इन्होंने अपना योगदान दिया है और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पर इन्होंने हर जगह पर बहुजन समाज के लिए रास्ता खोले हैं। धन्य हैं ऐसे। और ऐसे अब तक जितने भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं, शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रपति आया हो। हालांकि दलित समाज से और भी हमारे देश के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद राम कोविंद जी बने हैं, इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। लेकिन इनके काम की अगर उल्लेख किया जाए और उन लोगों के कामों में, तो काफ़ी और ज़मीन और आसमान का अंतर है। इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इन्होंने अनेक सरकारी पदों पर रह करके और अनेक संस्थाओं में जा करके इन्होंने जो
देश के लिए भी उन्नति का कार्य किया है, देश का भी गौरव बढ़ाया है, और हमारे दलित और बहुजन समाज के लिए जो काम किया है उसके लिए हमारा बहुजन समाज ऋणी रहेगा। लास्ट की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, 1984 में डॉक्टर नारायणन ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अपने गृह राज्य उत्तरी केरल में वह ओटापल्लम की सुरक्षित लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वह योजना राज्य मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। राजीव गांधी की मंत्रिमंडल में वह योजना राज्य मंत्री और विदेश राज्य मंत्री बने। 71 वर्ष की उम्र में वह भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए। सभी दलों की सर्वसम्मति से इस पद पर चुने जाने वाले वह शुरुआती उपराष्ट्रपतियों में से थे। 14 जुलाई 1997 को वह भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक वो भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे। पहले कार्यकाल के बाद उनके दोबारा राष्ट्रपति बनाने की चर्चा हुई, लेकिन जरूरी समर्थन नहीं मिल पाने की वजह से वह दोबारा इस पद पर नहीं चुने जा सके। साथियों, कार्यकाल तो इनका राष्ट्रपति का 5 साल ही रहा, लेकिन राजनीति में आने के बाद जब ये उस महान पद पर गए तो उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं साथियों, उसकी तो हमारे पास बयान नहीं कर सकते हैं। तो एक संक्षिप्त उनका परिचय था, लेकिन उन्होंने दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े रास्ते खोले, और तभी से होकर के, क्योंकि नहीं तो 60-70 साल देश आज़ाद होने के बाद भी हमें वो मौका नहीं मिलता था, और शायद 100 साल तक भी नहीं मिलता। लेकिन धन्य है कि आर नारायण जी, इनकी शिक्षा और इनकी महानता बाबा साहब के समकालीन थे। जैसे कि बाबा साहब ने पूरा जीवन अर्पण किया, वैसे भी इन्होंने दलित और बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए आगे हम फिर दूसरे महापुरुष के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय भीम, नमो बुद्ध।